पंजाब, उत्तराखंड, गोवा के साथ साथ हम आपको उत्तर प्रदेश का भी ओपिनियन पोल दिखाएंगे। ये पोल कंडक्ट किया यशवंत देशमुख ने, हमारे साथ हैं यशवंत देशमुख चर्चा के लिए। हमारे साथ है हेमंत शर्मा, कांग्रेस के शकील अहमद हमारे साथ हैं, हमारे खास मेहमान। अकाली दल के नेता नरेश गुजराल स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और बहुजन समाज पार्टी जिसकी काफी दखल है उत्तराखंड और पंजाब दोनों में, उसके नेता सुदीन भदौरिया हमारे साथ में हैं। शुरुआत करते हैं यशवंत देशमुख हमारे साथ हैं, 80 वोटर जिन्होंने ओपिनियन पोल कंडक्ट किया है। और यशवंत, उत्तराखंड में एक ही बात बार बार कह रही है बीजेपी कि हमने चीफ मिनिस्टर बदल दिया, खंडूरी जरूरी है। क्या इस पर कोई हम अंदाजा लोगों को दे सकते हैं कि लोगों ने खंडूरी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर सामने रखा तो बीजेपी को उसका फायदा होगा, या फिर जनता समझ गई है कि बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदल के कुछ खेल करने की कोशिश की है? देखिए, फायदा तो होगा। कहीं ना कहीं जनता ने बोला है इस बात को कि खंडूरी के आने का लाभ बीजेपी को मिलेगा, लेकिन ये लाभ उस तरीके का है कि जिसमें पेशेंट अगर आईसीयू में था तो आईसीयू से निकल के वार्ड में आ गया है, लेकिन उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। ऐसी बात हमारे सर्वे से सामने नहीं आ रही है। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पॉपुलैरिटी रेटिंग में जब नेताओं की पॉपुलैरिटी बहुत दिखाई देती है, वो दरअसल उनकी व्यक्तिगत रेटिंग तो हो सकती है, लेकिन वो पूरी की पूरी वोटों में तब्दील होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए खुद खंडूरी ही स्वयं उदाहरण है जी, क्योंकि उनके नेतृत्व में जब पिछली बार वो सीएम थे, बीजेपी 2009 में लोकसभा की 5 सीटें हार गई थी, उसके बाद के बाय इलेक्शन हारी, उसके बाद के पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शन भी हारी। इसलिए मुख्यमंत्री पद के लिए नंबर 1 की चॉइस हो जाना या लोगों का आपको पसंद करना ही पार्टी को वोट दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी बीजेपी के नेता हमारे साथ में नहीं है, हम उम्मीद कर रहे हैं थोड़ी देर में प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ में होंगे, हम उनसे पूछेंगे क्या बीजेपी को लगता है कि उन्होंने गलती की। लेकिन कांग्रेस के शकील अहमद हमारे साथ में हैं, और शकील साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक बड़ा सवाल बीजेपी बार बार उठा रही है। आज भी हमें यह कहा, रविशंकर प्रसाद का स्टेटमेंट मैंने देखा, उन्होंने कहा कि 13 जिले हैं और 13 जिलों में 13 मुख्यमंत्री कांग्रेस के खड़े हो गए हैं, और अगर 5 एमपी मिला दिया जाए तो 18 दावेदार हैं। यशवंत, क्या इस पर हम कोई अंदाजा दे सकते हैं? बिल्कुल, और हमने ये बात जनता से पूछा भी, ये बात सीधे कि क्या हरीश रावत को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश न करना ये कांग्रेस के लिए गलती हुई। जवाब में तकरीबन 54% लोगों ने कहा कि हाँ, कांग्रेस ने गलती की, यानी हरीश रावत को अगर बतौर मुख्यमंत्री पेश किया गया होता तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा होता। लेकिन 34% लोगों ने कहा कि कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। एक बात तो तय है कि सीधा डायरेक्ट मुकाबला तभी हो पाता है जब आप एक सीएम की चॉइस सीधे दे पाते हैं अपने अब जिस तरह का ट्रेंड आ रहा है, पंजाब में एक सीएम की चॉइस देने का कांग्रेस को अगर लाभ हुआ है तो उत्तराखंड में न देने का नुकसान भी है थोड़ा। अब हेमंत जी, आपने देखा उत्तराखंड के चुनाव को करीब से, आपको क्या अंदाजा है कि अगर बीजेपी निशंक को बनाए रखती, खंडूरी को फिर से न लाती, तो क्या उसको बेहतर स्थिति में होती? बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजिक गलती की है रजत जी, कि बीजेपी ने जिन खराब परिस्थितियों में निशंक को हटाया, उससे उन्होंने अपने ही 2.5 साल के मुख्यमंत्री को करप्ट घोषित कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैं यशवंत से जानना चाहूँगा कि वो खंडूरी जिनके मुख्यमंत्री रहते लोकसभा की 5 सीट कांग्रेस हार गई, उनमें दोबारा ऐसा क्या हो गया है कि वो फिर से एक उम्मीद बन गए हैं बीजेपी की, उत्तराखंड जरूरी, खंडूरी हैं जरूरी उत्तराखंड के लिए? जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि पहले उनको हटाना गलत था, और हटाना है तो वापस लाना, दोनों ही तरीके से बीजेपी इधर कुआं उधर काई वाले हिस्से में फंसी। क्योंकि एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि निशंक को लेके कितनी भी बातें सब लोग कहें और कितना भी उनके ऊपर विवाद हो, लेकिन निशंक एक मिलनसार चीफ मिनिस्टर जरूर थे, और आज की तारीख में वो अपना इलेक्शन अच्छा खासा लड़ रहे हैं, कमजोर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। तो और निशंक जो है वो लंबी रेस के घोड़े हैं। आप कितनी भी बीजेपी के नेतृत्व इस बात के लिए कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं निशंक को हटाना भी उसका भी थोड़ा नुकसान। यशवंत, एक बात ये बहुत कही जा रही है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो इस बार उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अपना एक रोल प्ले करेगी, और सुदीन हमारे साथ में भी हैं। बिल्कुल, हमारे इंडिया टीवी और सी वोटर के ओपिनियन पोल में ये बात लगातार पिछले 4 हफ्ते से, हम लोग हर हफ्ते कुछ सर्वे लगातार अपना अपडेट कर रहे हैं, और इस बात को क्लियरली हम इस बात को कह सकते हैं कि इस बार भी उत्तराखंड में बीएसपी के वोट दरअसल कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि और
बढ़ ही रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें बढ़त ही हो रही है और लोगों का ये मानना है बड़ी तादाद में कि वहां पर बीएसपी जो है एक बड़ी ताकत बनके, तीसरी ताकत बनके पिछली बार जो उभरा था उसमें कोई कमी आने वाले नहीं है। लेकिन मतलब सीटें नहीं बढ़ेंगी, वोट परसेंटेज बढ़ेगा। वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और अभी आप देख सकते हैं कुछ कहना चाह रहे हैं। जब जो मैं आंकड़े बता दूं जल्दी से एक बार दर्शकों को, फिर आप लीजिए। जो हमारे इंडिया टीवी और सी वोटर के ओपिनियन पोल जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से उत्तराखंड में कांग्रेस एक बहुत कंफर्टेबल लीड में है। 34 से 38 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी के खाते में, 20 से 24, बीएसपी को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 3 से 5। अगर मामला अटका तो कहीं ना कहीं बीएसपी एक किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती है। लेकिन अजय जी ये सीसॉ है, अगर आपको याद होगा पहले हमारे सर्वे में कांग्रेस आगे थी, दूसरे सर्वे में ऐसा लगा कि कांग्रेस के रेबल फैक्टर के कारण कांग्रेस की बढ़त कम हुई है, लेकिन अब इलेक्शन आते आते कांग्रेस को दोबारा लीड मिलती हुई स्पष्ट दिख रही है। आप कह रहे हैं कि खंडूरी के नाम पर जो प्रचार हुआ शुरू में उसका फायदा हुआ और बाद में बीजेपी को उसका उतना फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी भी 2% वोटों का सिर्फ फर्क है यशवंत। अगर 2% वोटों में थोड़ा भी बदलाव, रुझान का बदलाव हुआ और आज ये 2% गड़बड़ करने वाले ये सुदीन भदौरिया, और आज से वहां रामदेव ने भी कैंपेन स्टार्ट कर दिया और रामदेव और अन्ना दोनों का उत्तराखंड में काफी असर है, दूर दराज के गांव तक। रजत जी, मैं थोड़ा सा इस बहस में हस्तक्षेप करना चाहूंगा। जी जरूर जरूर, आपका बहुत इंतजार कर रहे थे हम कि बीएसपी जो आप तो पूरे उत्तराखंड में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जी हाँ, हस्तक्षेप हमारी पहल पूरे उत्तराखंड की ही राजनीति को नहीं, उत्तरांचल की राजनीति को नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है। मैं आपको बतला दूं, अभी मायावती जी की जो मीटिंग हुई है इस चुनाव के अंदर उत्तरांचल के अंदर, उसमें वहां पर हम लोगों को इतनी अभूतपूर्व सफलता मिली है। और जब प्रधानमंत्री गए हैं उनकी सभाएं भी बहुत असफल रही हैं, राहुल गांधी की भी सभाएं असफल रही हैं। हम उसके आधार पे ये कहना चाहते हैं और पुराने चुनाव के नतीजों के आधार पे भी कहना चाहते हैं कि पिछली बार हमारी 8 सीटें आई थी। उत्तरांचल में भी जो दलित, पिछड़ा और बहुसंख्यक समाज है, जो गरीब लोग हैं, पहाड़ पर भी रहने वाले लोग हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब वहां पर भी देखा है कि यहां पर एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जिससे उन समाज के उन तबकों को सत्ता पहुंचे जो गरीब लोग हैं। और इसीलिए हमारा मानना है किसी का बहुमत नहीं आएगा। मैदानी इलाके में आपकी पार्टी को में हुआ, हम उस खंडित मैं मान सकता हूं मैदानी इलाकों में आपकी पार्टी को सरकार बनाने यशवंत की बात भी सुन लीजिए। मैं मान सकता हूं मैदानी इलाकों में स्विंग मिला है और अगर कांग्रेस इस एंटी इनकम्बेंट सेंटीमेंट का फायदा नहीं उठा पाती और क्लियर कट मेजॉरिटी में नहीं आ पाती तो इसके लिए कांग्रेस केवल और केवल खुद को दोष दे सकती है, क्योंकि 4% का पॉजिटिव स्विंग इस बार कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। 34% लोग कांग्रेस के साथ में, बीजेपी पिछली बार से 2% वोट का नेगेटिव स्विंग है और 30% लोग बीजेपी के साथ में है। लेकिन जो बात समझने की है कि बहुमत में लोग वहां परिवर्तन चाहते हैं और अगर कांग्रेस इस सेंटीमेंट का लाभ नहीं उठा पाती तो इसके लिए केवल और केवल कांग्रेस स्वयं को ही दोष दे सकती है और किसी को नहीं। मैं इसमें इतना जरूर जोड़ूंगा कि देखिए वहां पर उत्तरांचल के अंदर जैसा मायावती जी गई तो वहां पर यह स्पष्ट हो गया कि जो खंडित वहां पर वोट होगा और किसी का बहुमत नहीं होगा, उसमें हमारा मानना है, बहन जी ने कहा कि हमारी वहां पर सरकार उत्तरांचल में भी बने। देखिए इस पूरे उत्तराखंड के खेल में 2 बड़े प्लेयर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के प्रतिनिधियों का हम इंतजार कर रहे हैं। वो हमारे साथ किसी वक्त स्टूडियो में होंगे, हम उनका रिएक्शन भी इस पर लेंगे। लेकिन आपसे हम एक बार फिर से इस जो तीसरा ओपिनियन पोल है उसके नतीजे क्या हैं, उसका अंदाजा क्या है, ये आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं। उत्तराखंड की दरअसल पूरी तस्वीर बदल गई है पिछले कुछ हफ्तों में और चौंकाने वाले नतीजे हैं। पहले बार में जब हमारा ओपिनियन पोल आया था उसमें कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही थी, उसके बाद में लगा कि कांग्रेस अपनी मेजॉरिटी खोने वाली है। लेकिन अब हमारे ओपिनियन पोल में इलेक्शन के ठीक पहले ये दिख रहा है कि कांग्रेस एक कंफर्टेबल लीड अब अपनी बनाती हुई दिख रही है और आप इसमें देख सकते हैं कि बीजेपी का ग्राफ भी नीचे हुआ है कहीं ना कहीं पर और बीएसपी एक फैक्टर बहुत बड़ा बन रही है। अगर कांग्रेस यहां से डाउन स्लाइड होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तराखंड के सत्ता की कुंजी जो है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के हाथ में आ जाएगी। और 2 बड़े सवालों पर हमने चर्चा की। अगर बीजेपी ने खंडूरी को प्रोजेक्ट किया, उसका कोई फायदा उनको नहीं हुआ,
और कांग्रेस ने अपने किसी नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया, उसका कोई नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यशवंत, आप एग्री करते हैं? जी, ऐसा कोई नुकसान की बात नहीं। मेरा यह मानना है कि अगर प्रोजेक्ट किया होता तो कांग्रेस और ज्यादा डिसाइसिव मैंडेट और डिसाइसिव विक्ट्री रजी यहां पे ले सकती थी। कांग्रेस के लिए जो अभी भी 34 के आसपास का फिगर अटक रहा है, ये 34 का फिगर आसानी से 40 पार कर सकता था अगर कांग्रेस के अंदर दो चीजें होती। एक तो उनके घर में सिर्फ फुटअव्वल नहीं होती, और दूसरा उनके यहां पे इतने सारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं होते, मुख्यमंत्री को लेकर क्लैरिटी होती। एक बात बहुत महत्वपूर्ण और समझनी है, मौसम जो उत्तराखंड का है जी, ये बहुत ही विचित्र है। अगर ये ठंड कड़ाके की बनी रही और टर्नआउट कम हुआ, ऐसी स्थिति में कैडर वोट वाली पार्टी के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बीजेपी के लिए शायद वहां पर एक उम्मीद की किरण हो कि अगर ठंड बहुत कड़ाके की पड़ती रही और टर्नआउट कम हुआ तो ऊपर पहाड़ में उनका कैडर निकलेगा, उन्हें जिताने की कोशिश करेगा। लेकिन यही बात नीचे मैदान में बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लागू होती है। मौसम खराब हुआ तो हो सकता है कि बीएसपी के वोट और सीटें आपको बढ़ी हुई दिखाई दे। कांग्रेस के नेता महासचिव शकील अहमद साहब हमारे साथ में। शकील साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप जब हमारे साथ जुड़े उससे पहले स्टूडियो में चर्चा इस बात पर चल रही थी कि अगर कांग्रेस किसी एक व्यक्ति को अपने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करती तो और बेहतर स्थिति हो सकती थी। जो यशवंत का पोल है उसके मुताबिक कांग्रेस उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी, इसके पूरे आसार हैं, लेकिन ये और ज्यादा पुख्ता हो सकती थी अगर किसी एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करते। शकील साहब, शायद आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आपका सिस्टम गड़बड़ है, आवाज कट गया। हाँ, सिस्टम जरूर गड़बड़ है, तो आवाज आप तक पहुंच पा रही है। कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की। हम थोड़ी देर में आपसे फिर से बात करेंगे। अभी पंजाब पर बात करनी है, उत्तर प्रदेश पर बात करनी है, और दर्शकों से हम ये कहना चाहते हैं कि तीसरे ओपिनियन पोल आते आते उत्तराखंड में स्थिति काफी बदली है। पहले ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे थी, कांग्रेस आगे दिखाई दे रही थी। अगले पोल में काफी बराबर दोनों दिखाई दिए, और तीसरा पोल आते आते, जैसा यशवंत ने अभी आपको बताया, ऐसा लगता है कि कांग्रेस काफी आगे निकल गई है। उत्तराखंड में जो वोटों का प्रतिशत है वो भी बहुत क्लियरली बता रहा है कि कांग्रेस के लिए लगभग 4% की स्विंग है, और जो गैप भी है तकरीबन 4% का हो गया। बीजेपी को 2% नेगेटिव स्विंग का एक सामना करना पड़ रहा है। बहुमत में उत्तराखंड के लोग सरकार बदलने के मूड में हैं। खंडूरी की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ हुआ है, जो वापस थोड़ी बहुत टक्कर में बीजेपी आ पा रही है। तो यशवंत, इस ओपिनियन पोल से एक तस्वीर बिल्कुल साफ है, उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। लोगों को बीजेपी सरकार से जो नाराजगी है, क्लीन इमेज वाले खंडूरी इस नाराजगी को कम कर पाए, लेकिन इतना कम नहीं कर पाए कि वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं। और अंदाजा ये है, ये पोल है, असली फैसला क्या होगा ये तो जनता करेगी। हमारी आपसे अपील है, चाहे कितनी भी ठंड हो, वोट देने जरूर जाएं, फैसला करें। अपनी किस्मत का फैसला आपको करना है। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करेंगे, उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हमारे जो बाकी मेहमान हैं उनसे बात करेंगे। आपको दिखाएंगे पंजाब का ओपिनियन पोल, पंजाब की जनता का अंदाजा क्या है। हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है इस चुनाव के बारे में। वेलकम बैक। हम आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों पर ओपिनियन पोल। ब्रेक से पहले हमने आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाई। हमने आपको बताया कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है, बीजेपी पिछड़ गई है, और बहुजन समाज पार्टी दोनों का खेल खराब करने का काम कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता शकील अहमद इस वक्त हमारे साथ में है। भारतीय जनता पार्टी के लालजी टंडन हमारे साथ में है। शकील अहमद साहब ने ब्रेक से पहले बात करने की कोशिश की थी। शकील साहब, अंदाजा यह है, ओपिनियन पोल ये कहता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस वापस आ रही है, लेकिन एक सवाल जिसकी चर्चा स्टूडियो में हो रही थी, जिसका जवाब आपसे चाहते हैं, अगर कांग्रेस किसी एक नेता को प्रोजेक्ट करती अपने मुख्यमंत्री के तौर पर तो शायद बेहतर स्थिति में हो सकती थी। नहीं, कांग्रेस की एक परंपरा है, हम आमतौर पे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करते हैं, जो विधायक चुन के आते हैं वो चुनते हैं। मगर भाजपा को उसका क्या फायदा हो रहा है? यही खंडूरी साहब थे जिनके नेतृत्व में जब ये मुख्यमंत्री थे तो सभी लोकसभा की सीट भाजपा हार गई थी। जो लोकल चुनाव होते हैं वो भाजपा हार गई थी। आज भाजपा ने नारा दिया है कि खंडूरी है जरूरी, लेकिन उत्तराखंड के लोग इस एक आदमी इनकम्पिटेंट साबित हो गए खंडूरी साहब, तो उनको हटा के एक दूसरे आरोप जिन पर लगा कि बहुत भ्रष्ट हैं, और बीजेपी ने भी उसको स्वीकार किया, तो स्वाभाविक रूप से आप इनकम्पिटेंट को हटा के भ्रष्ट, और भ्रष्ट को हटा के फिर इनकम्पिटेंट लगा देते हैं,
तो इससे जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपकी सरकार थी, जो आपका परफॉर्मेंस था, वो देखा है जनता ने, और जनता अपने विवेक। शकील साहब, ये हमारी राय नहीं है, जो जनता की राय है। जो ओपिनियन पोल ये कहता है कि अगर कांग्रेस किसी एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करती, हरीश रावत को प्रोजेक्ट करती या किसी को, तो और बेहतर स्थिति में हो सकती थी। मजबूत है लेकिन और बेहतर हो सकती थी। नहीं, इसीलिए हमने कहा कि हम लोगों का एक जगह एक सिद्धांत तो दूसरी जगह। आमतौर पे कांग्रेस में यही होता है कि हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। पंजाब में आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कही है, उनको भी विधिवत प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। वो पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। लोग उम्मीद करते हैं, कार्यकर्ताओं की राय है, लेकिन वहां भी कोई। शकील साहब, आज बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद उत्तराखंड में थे और उन्होंने कहा कि 13 जिले हैं और 13 जिलों में कांग्रेस का हर एक मुख्यमंत्री है। अगर 5 एमपीज को भी जोड़ ले तो 18 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। तो वो अपनी हार का बहाना खोज रहे हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरे जिले से और मेरा एमपी मुख्यमंत्री हो जाए तो उससे वोट की संख्या और बढ़ जाएगी। तो वो अपने हार का बहाना खोज रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी की हारेंगे तो यही बात कहेंगे कि हर जिले में इन्होंने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था, इसलिए हर जिले के लोगों ने इनको वोट दिया। शकील साहब, हमने उत्तराखंड की बात की है, पंजाब बाकी है, उत्तर प्रदेश के बारे में हम चर्चा करेंगे और दर्शकों को बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड में पहले ओपिनियन पोल में कांग्रेस आगे थी, दूसरे में कांग्रेस और बीजेपी आसपास आए, करीब आए, और तीसरा ओपिनियन पोल यशवंत ने बताया उत्तराखंड में इस बात की पूरी संभावना है, जनता की यह राय है, इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। अब एक ऐसे दूसरे राज्य में चलते हैं जहां पर 30 तारीख को पोलिंग है, जहां आपको अपने घर से सुबह उठ के जाना है, वोट देना है, अपनी सरकार बनानी है। यह प्रदेश ऐसा है जहां कांटे की लड़ाई है, पंजाब। पंजाब में एक तरफ बादल है, एक तरफ कप्तान साहब हैं, एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, दूसरी तरफ आपसी लड़ाई पार्टी को मार रही है। हम देखते हैं कि क्या कहते हैं यशवंत देशमुख और उनका ओपिनियन पोल। बिल्कुल सच बात कही आपने। जो कांटे की लड़ाई थी पिछले पोल में दिख रही थी, ऐसा लग रहा था। और मैंने पिछले पोल में, आपको याद होगा रजत जी, बोला था कि पंजाब में कांग्रेस को अगर कोई हरा सकता है तो केवल कांग्रेस हरा सकती है। पंजाब कांग्रेस तभी हार सकती है जब कांग्रेस तय कर ले कि उसको हारना है, और ऐसा लगता है कि पंजाब में कम से कम कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उसको हारना है। माझा में है 27 सीटें और अकाली दल बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। अकाली दल बीजेपी गठबंधन को 15 सीटें मिल रही, कांग्रेस को 12 सीटें। लेकिन हम ये बता दें, यहां पे खासा नुकसान दरअसल हो रहा है अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को। 2 रीजन्स में आप अभी पाएंगे, माझा में भी और दोआबा में, जहां पे बीजेपी खासतौर पे बहुत ज्यादा नुकसान में आ रही है। अकाली दल को वहां नुकसान कम है, बीजेपी को ज्यादा है। लेकिन जब आप तीसरे रीजन में आएंगे तो आपको मालवा में आते आते पूरी तस्वीर एक तरह से बदलती हुई दिखेगी। और पंजाब के मालवा में कौन आगे है कौन पीछे है, इसको भी हम एक निगाह डाली लेते हैं। 40 सीटें आप देख सकते हैं यहां पर अकाली बीजेपी कंबाइन को मिलने हैं, और एक नुकसान जबरदस्त यहां पर उठाना पड़ रहा है कांग्रेस को। और यह केवल और केवल कांग्रेस की सिर्फ अव्वल का नतीजा है। इंडिया टीवी टीम सी वोटर के ओपिनियन पोल में रजत जी पहले, दूसरे, तीसरे दो बड़े सवाल हमारे सामने हैं यशवंत की। पंजाब में जो किसान हैं उनका वोट किधर जाएगा, इन पार्टियों में आपसी जो झगड़े हैं उनका क्या असर होगा। हम इन दोनों पर आपकी बात राय पूछेंगे, ओपिनियन पोल पूछेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे पंजाब की फाइनल तस्वीर। हम आपको बताएंगे पंजाब में बादल की सरकार बचेगी या जाएगी। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे। हमारे साथ में शकील अहमद कांग्रेस के नेता हैं, शकील सिद्दीकी हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और नरेश गुजराल अकाली दल के नेता हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सुदीन भदौरिया बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। हम इन सबसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 राज्यों में आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। हम आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। ब्रेक से पहले हमने आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाई जहां कांग्रेस की वापसी होती दिखाई दे रही है, ये अंदाजा है। हमने आपको पंजाब के मालवा और माझा की तस्वीर दिखाई। हम आपको पंजाब की पूरी तस्वीर दिखाएं उससे पहले अपने स्टूडियो में जो गेस्ट हैं उनसे आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। नरेश गुजराल अकाली दल के नेता हमारे साथ में हैं। सुदीन भदौरिया बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ में हैं। शकील अहमद कांग्रेस पार्टी के महासचिव हमारे साथ हैं। लखनऊ से लालजी टंडन बीजेपी के नेता हमारे साथ में हैं। और
समाजवादी पार्टी के नेता शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ में है। हम पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल की बात करेंगे। आप आगे बढ़े, यशवंत से मैं कहूं कि वो आपको पंजाब की पूरी तस्वीर दिखाएं, मालवा में क्या स्थिति है वो आपको बताएं, लेकिन एक नरेश गुजराल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी आज पंजाब में थे और बड़े कैंपेनर हैं वो कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा कि अकाली सरकार से किसान सबसे ज्यादा नाराज हैं क्योंकि आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने उदाहरण दिया, किसानों को उनकी धान की कीमत भी पूरी तरह से नहीं दी। किसान की कीमत धान की जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेंटर फिक्स करता है। हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि जो स्वामीनाथन फॉर्मूला है आप उसको अडॉप्ट कीजिए ताकि किसान को ठीक कीमत मिले, और कांग्रेस ये नहीं करती है। पिछले 5 साल में आप देख लीजिए, हर साल 8% से ज़्यादा कभी भी इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाई, जब इन्फ्लेशन 10% है, 11% है। अच्छा, इन्होंने नहीं बढ़ाई, आपने नहीं दी, लेकिन किसान दुखी है, किसान दुखी है पंजाब में। हम कौन हो, वो तो समझ आ जाएगी इनको 3 दिन के बाद, जब हमारी 2/3 सीटें आएंगी। अच्छा, यशवंत के ओपिनियन पोल में किसानों के मूड का एक अंदाजा लिया है। जी, हमने सवाल पूछा है कि सामान्य तौर पर पंजाब में किसानों के वोटों का लाभ किसको मिलेगा, किसान किसकी और ज़्यादा सिंपैथेटिक दिखाई देते हैं, और पंजाब में लोगों ने बोला है कि अकाली दल को ज़्यादा पंजाब के किसानों की पसंदीदा पार्टी की तरह माना जाता है। लगभग 49% लोगों ने अकाली दल का नाम लिया, 31% लोगों ने कांग्रेस का नाम लिया, 3% लोगों ने मनप्रीत बादल की पार्टी का नाम लिया, बाकी लोगों ने राय अपनी जाहिर नहीं की। लेकिन कम से कम इस एक मसले के ऊपर पंजाब में डिफॉल्ट पार्टी हम कह सकते हैं किसानों के लिए या ग्रामीण इलाकों में वो अकाली दल है। और एक क्विक रिएक्शन शकील साहब मैं आपका चाहूंगा। बार बार अकाली दल के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई है, उसकी वजह से कांग्रेस को उसका नुकसान हो सकता है। इस पर ओपिनियन पोल है हमारे पास में, कुछ इसकी फिगर्स हैं यशवंत। मैं ओपिनियन पोल की फिगर्स में पूरा दिखा सकता हूं कि पूरी पार्टी में नुकसान भ्रष्टाचार और आपसी लड़ाई से किसको सबसे ज्यादा हो रहा है। तो एक पंजाब में बहुत क्लियरली ये सेंटीमेंट आया है कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान है इस सिर्फ उटव्वल का भी और भ्रष्टाचार का भी। लेकिन पंजाब में सिर्फ उटव्वल का मुद्दा कांग्रेस के लिए एक तरह से हाराकिरी का मुद्दा सामने आ रहा है। आपने 2 रीजन दिखाए थे, तीसरे रीजन अगर हम देखेंगे तीनों को एक साथ रजी, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि हमारे पिछले तीनों राउंड में पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी का सेंटीमेंट बहुत क्लियरली दिखाई दिया, लेकिन कांग्रेस उसका बहुत ज्यादा लाभ उठाने की हालत में नहीं आ पा रही। अब आप जरा एक पूरी तस्वीर ही दिखा दीजिए पंजाब की, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, क्या अंदाजा है, कैसे स्थिति बदल रही है? पंजाब में सरकार बदलती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है। अकाली दल बीजेपी के साथ में बहुमत उसको मिल जा रहा है, बावजूद इसके कि बीजेपी को खासा नुकसान हो रहा है। अकाली दल बीजेपी गठबंधन को माझा में, दोआबा में खासा नुकसान हो रहा है, लेकिन दरअसल मालवा में वो सारे नुकसान की भरपाई कर रही है। हम ग्राफिक्स एक हम देखना चाहेंगे तीनों रीजन्स को एक साथ, जिसमें हमारा नफा नुकसान तीनों रीजन्स का दिखाई दे, तो शायद दर्शकों को और ज्यादा क्लियरली हम इस चीज को बता सकें कि कहां पे जाके कांग्रेस का जगरनट अटक रहा है। अगर हम तीनों रीजन्स को एक साथ देख सकें जहां पे नफा नुकसान है, उस ग्राफिक को अगर हम देख सकें तो हमको क्लियरली समझ में आएगा। हमारा पहला पोल, दूसरा पोल और तीसरा पोल तीनों आपने देखे, जिसमें शुरुआत में कांग्रेस जो है वो बढ़त में दिखाई दी। दूसरे पोल तक आते आते मामला बिल्कुल बराबरी का कांटे का होता गया, और तीसरे पोल में आते आते हम बिल्कुल साफ देख रहे हैं कि कांग्रेस के सिर्फ उटव्वल के कारण, कांग्रेस के डिसिडेंट्स के कारण, दूसरा बीएसपी के उभार के कारण, और तीसरा जो मनप्रीत बादल का इंपैक्ट है, जो एक बफर जोन वो बना रहे हैं, नाराज मतदाताओं को अपनी ओर लेके जा रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंट स्विंग पूरी क्लियरली उनकी ओर मिल जाती। शकील साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर कांग्रेस के लोग आपस में नहीं लड़ते, यशवंत का ओपिनियन पोल ये कहता है, तो शायद कांग्रेस अपनी सरकार बना पाती पंजाब में। नहीं, देखिए अजीब स्थिति है इस एक तरह से ओपिनियन पोल्स की। कल मैं एसी नेल्सन वाला देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि कांग्रेस पंजाब में जीत रही है, उत्तराखंड में हार रही है। सी वोटर वाले बताते हैं कि कांग्रेस उत्तराखंड में जीत रही है, पंजाब में हार रही है। तो ये सेफोलॉजिस्ट खुद ही कंफ्यूज हैं, एक नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। नहीं, वो 2 अलग-अलग सेफोलॉजिस्ट हैं शकील साहब। मैं आपको बताऊं तो कि ये केवल सेफोलॉजिस्ट की बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात है। बिहार में आपने कहा था कि हम सरकार बना रहे हैं और आपको 4 सीटें मिली थी, या
टिकट इसको नहीं, मैं इनकी ओपिनियन पोल की बात कर रहा हूं कि दोनों का जो ओपिनियन पोल है, सी वोटर का और एसी नैंसल का, बिल्कुल लिवर्स है एक दूसरे के। शकील साहब मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, तो शकील साहब मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, मैं कह रहा हूं कि उनका सर्वे पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बनवा रहा था, पंजाब में नहीं बन पाई आप थी। जो कह रहे हैं कि उनकी बात सुन लेते हैं। मतभेद है, वो आपस में मतभेद दूसरी पार्टियों में भी होगा, सिर्फ कांग्रेस में मतभेद है ऐसा नहीं है। और दूसरे के मतभेद एमपी के चुनाव में भी था कि इसको टिकट मिले उसको टिकट नहीं मिले, लेकिन उसमें भी याद होगा कि एमपी में सारी सीट लगभग हम लोग जीत गए, एक आध सीट सिद्धू साहब वाली छोड़ के बाकी यही कांग्रेस थी और यही बादल साहब थे, उन्हीं की सरकार थी और हम सब सीट जीत गए थे। जी शकील साहब, नरेश गुजराल इस पर शायद कुछ कहना चाहते हैं कि इसको टिकट मिले या इसको टिकट मिले, इसकी बात होना चाहिए। साहब जो कह रहे हैं कि आपस की सिर्फ फुटबॉल से केवल ओपिनियन पोल का ये वो नहीं है। अमरिंदर सिंह भी इससे बहुत परेशान है और अमरिंदर सिंह को वो बार बार कह रहे हैं, बहुत सारे नेताओं को भेजा भी गया। शकील साहब ने अभी कुछ देर पहले कहा कि पंजाब के इन कांग्रेस में एक परंपरा है कि ये अपना मुख्यमंत्री का नाम कभी नहीं पहले अनाउंस करते। के चुनाव में बहुत बुरी तरह अकाली दल और भाजपा हार गई थी। जी हाँ, इन्होंने कहा कि एक परंपरा है कांग्रेस में कि वो कभी भी अपने मुख्यमंत्री का नाम पहले नहीं अनाउंस करते। इनकी फ्रस्ट्रेशन सामने जाहिर है कि आज राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम अनाउंस कर दिया पंजाब में। क्यों किया? अगर इनके यहाँ ये परंपरा थी तो क्यों नाम इन्होंने अनाउंस किया? ये इनको नजर आ रहा है कि ये हार रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं। जी, इसीलिए मैं गुजराल जी एक माफी चाहूंगा, बस इस समय ये जो ग्राफिक आपके स्क्रीन पे है, मैं दर्शकों को इसे एक बार बहुत स्पष्ट रूप से समझाना चाहूंगा। देखिए कितनी पिछली बार से और अभी के बीच में किस रीजन में कितनी सीट का फायदा या नुकसान हो रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि अकाली दल और बीजेपी को दोआब में 6 सीटों का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को 7 सीटों का लाभ हो रहा है। माझा में दोआब में 10 सीटों का अकाली बीजेपी को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को दोआब के क्षेत्र में 6 सीटों का लाभ हो रहा है। लेकिन यह सारा लाभ कांग्रेस का केवल और केवल मालवा के इलाके में जाके गायब हो जा रहा है, जहां कांग्रेस को 12 सीटों का नुकसान हो रहा है और अकाली दल को 17 सीटों का मालवा में लाभ हो रहा है। मालवा का रीजन बहुत समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह वही इलाका है जहां पिछली बार कांग्रेस ने स्वीप किया था। यह अकाली दल का परंपरागत गढ़ है। पिछली बार डेरा सच्चा सौदा के पूरे कंट्रोवर्सी में डेरा के सारे फॉलोअर्स ने पंजाब में अकालियों के खिलाफ वोट दिया था। इस बार उस तरीके का कोई भी उनके यहां से बयान नहीं आया है, कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर रेबल कैंडिडेट्स कहीं पे खड़े, 40 से ज्यादा रेबल कैंडिडेट्स कांग्रेस के अगर कहीं खड़े हैं ज्यादातर, तो वो इसी इलाके में खड़े हैं। तो तीनों इलाकों में, 2 इलाकों में जबरदस्त नुकसान अकाली बीजेपी की है और उस पूरे नुकसान की भरपाई अकेले मालवा इलाके से हो रही है। और इसके लिए अगर कांग्रेस किसी को दोष दे सकती है तो केवल और केवल अपने रेबल्स को दोष दे सकती है और किसी को नहीं। मेरा लेकिन हमको ये भी एक कहना है कि इस रेबल से केवल ये इनका ओपिनियन पोल ही नहीं, यशवंत का ओपिनियन पोल ही नहीं कह रहा है, अमरिंदर सिंह भी खासे परेशान है। उन्हें एक दिन कहना पड़ा कि आप इनका कत्लेआम कर दो, दूसरे दिन उन्होंने माफी मांगी, कल फिर उन्होंने कहा कि जो बागी हैं उनकी टांगे तोड़ दो। चलिए बेसिकली हमको दर्शकों को ये बार बार कहना है, ये एक ओपिनियन पोल है, अंदाजा है। और जैसा शकील अहमद ने कहा कि कुछ दूसरे ओपिनियन पोल कुछ दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये एक अंदाजा है, लेकिन हमारा जो ओपिनियन पोल है इसके मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में पंजाब की तस्वीर लगातार बदली है, स्विंग बदला है और मालवा में कांग्रेस पीछे हुई है, अकाली दल मजबूत हुआ है। शुरू के दिनों में जो पोल किया था उससे लगता था कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन पार्टी की आपसी लड़ाई की वजह से अकाली बीजेपी गठबंधन को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर 1% वोट का स्विंग हुआ तो पंजाब में प्रकाश सिंह बादल फिर से सरकार बना सकेंगे और यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ब्रेक के बाद हम चलेंगे उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल देखने के लिए। हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के सुधीर भदौरिया हैं। ये वो 2 पार्टियां हैं जिनकी तकरार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लालजी टंडन हैं और कांग्रेस के शकील अहमद। ये सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उत्तर प्रदेश के बारे में राय बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी राय सुनेंगे और देखेंगे यूपी का ओपिनियन पोल इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। ब्रेक से पहले हमने आपको उत्तराखंड और पंजाब की तस्वीरें दिखाई। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बना सकती है,
पंजाब की तस्वीर बदल गई है, यहां बादल की वापसी होती दिखाई दे रही है। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि यूपी में चुनाव थोड़े दिन बाद हैं, लेकिन यहां के घमासान की आग दिल्ली तक पहुंच चुकी है। यूपी के चुनाव के नतीजे दिल्ली की सरकार पर असर डाल सकते हैं, कांग्रेस और बीजेपी पर असर डाल सकते हैं। लेकिन राज्य में असली लड़ाई है मायावती की बहुजन समाज पार्टी और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी के बीच। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता शाहिद सिद्दीकी हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता सुदीन भदौरिया हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के शकील अहमद और भारतीय जनता पार्टी के लालजी टंडन हमारे साथ में हैं। इन सब नेताओं की राय जानेंगे। और यशवंत देशमुख से हमने कहा कि इस ओपिनियन पोल को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दें, उत्तर प्रदेश को हिस्सों में डिवाइड कर दें, पूर्वांचल में, अवध में, बुंदेलखंड, रोहिलखंड और हरित प्रदेश में। यशवंत, अगर पूर्वांचल पर नजर डालने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे क्रूशियल एरिया यही है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्विंग जोन जिसे हम कहें वो उत्तर प्रदेश में 114 सीटों का पूर्वांचल है। और बड़ी ही कांटे की टक्कर यहां पे आपको जो दिखाई दे रही है वो दरअसल जब आप वोट शेयर में पाएंगे तो आप ये पाएंगे कि सबसे ज्यादा स्विंग अगर किसी के पक्ष में दिख रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के फेवर में दिख रहा है, और सबसे बड़ी जंप अगर किसी ने यहाँ पे मारी है तो वो समाजवादी पार्टी है। तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी काफी ज्यादा पीछे हो गए हैं। बीएसपी और एसपी में कांटे की टक्कर है, एसपी को 42 और बीजेपी को 41 तक सीटें यहां पर मिल सकती हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत इंटरेस्टिंग बन गए हैं। और पिछले ओपिनियन पोल के दौरान मैंने यशवंत से सवाल पूछा था, क्या जिस तरह से चुनाव आयोग ने हाथियों को ढकने का फैसला किया, बीएसपी ने इसको इशू बनाया, क्या इसका फायदा होगा, क्या इसका लाभ होगा बीएसपी को या नुकसान होगा? बिल्कुल, हमने ये सवाल सीधा पूछा। और जैसा कि मायावती ने पहले ही कहा कि खुला हाथी 1.25 लाख, 1 लाख का तो बंद हाथी 1.25 लाख का। पब्लिक भी यही कह रही है उत्तर प्रदेश की कि दरअसल इससे बहुजन समाज पार्टी और मायावती को फायदा हुआ है। हाथियों के ढकने के निर्णय से दरअसल उनको एक मुफ्त का प्रचार मिल गया है। 39% लोग इस बात से सहमत नहीं है, 11% लोगों ने अपनी राय नहीं दी। लेकिन ये बात लगातार हमारे ओपिनियन पोल में हम लगातार इसको ट्रैक भी कर रहे थे कि जो हर हफ्ते नए मुद्दे आ रहे हैं। यशवंत, मुझे कैसा लगता है ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमको सब लोगों की राय जाननी चाहिए। क्या वाकई में शाहिद सिद्दीकी साहब, क्या आपको लगता है कि कहीं गलती हुई चुनाव आयोग से और इस हाथी को ढकने के का फायदा उनके सिंबल को ज्यादा हाईलाइट कर देगा? नहीं, ये तो चुनाव आयोग का फैसला था और वो सबके साथ बराबर के रवैये के साथ चलते हैं, तो उसमें गलती और ना गलती का कोई सवाल नहीं है। जहाँ तक फायदे की बात कह रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए फायदा हुआ हो, लेकिन चुनाव दूर है, मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा आप देखेंगे कि ये मुद्दा बहुत पीछे चला जाएगा और पोलराइज होगा उत्तर प्रदेश में वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में। और क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं, तो जो लोग बदलाव चाहते हैं वो कांग्रेस और भाजपा को भी छोड़कर जो आज कह रहे हैं कि हम उनको वोट देंगे, वो समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे, क्योंकि उन्हें नजर आएगा विकल्प समाजवादी पार्टी है, न कि भाजपा, न कि कांग्रेस। ये जो ओपिनियन है, जनता की राय है कि इसका असर पड़ा है, शायद बहुत उतावले है सुदीन भदौरिया आपकी बात का जवाब देने के लिए। जरूर दे। ऐसा है, जो हाथी को ढकने का काम किया है और जो दलित स्तंभ है उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, उनके मूर्तियों को ढकने का जो काम किया है, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित होने जा रही है। और ये मांग पिछले 3 वर्षों से मुलायम सिंह इन महापुरुषों का उपहास करते रहे हैं। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महापुरुषों की बात नहीं हो रही है, तो नहीं, तो इसी वजह से, इनके उपहास की वजह से इन्हीं लोगों ने लिख के दिया चुनाव आयोग को। इन लोगों ने चुनाव आयोग को लिख के दिया, इन्होंने मांग के आधार पर ये बात हुई। और उत्तर प्रदेश की जनता जो बाबा साहब का, मान्यवर काशीराम का, महात्मा फूले का, बहन मायावती जी का जो इन्होंने अपमान करने की कोशिश की है, उसका बहुत कड़ा जवाब देगी उत्तर प्रदेश की जनता। दरअसल सुदीन जी जो यहाँ पर पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, वैसा ही प्रचार इन लोगों ने नीचे तक कर दिया है कि इस बार तो हाथी को ढका है, महापुरुषों को ढका है, चुनाव के बाद उसको गिरा देंगे। ये प्रचार जो है वो दलितों में सम्मान का दरअसल एक बात बहुत क्लियर है, इस पर्टिकुलर मूव से दरअसल बाकी वोटर्स के ऊपर क्या असर पड़ा है वो एक दीगर बात है, लेकिन मुख्य बात ये हुई है कि मायावती का जो मुख्य दलित वोट है वो और भी ज्यादा गैल्वेनाइज्ड और पोलराइज हुआ है मायावती। मुझे लगता है 2 राष्ट्रीय पार्टियों के नेता हमारे साथ में हैं, लालजी टंडन है और शकील अहमद साहब है। इनकी राय जरूर इस पर लेना चाहते हैं, क्योंकि क्या कहीं गलती हुई, क्या इसका लाभ इसको हो सकता है? टंडन साहब।
मैं समझता हूं कि इन बातों का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। जैसे जैसे चुनाव के मुद्दे सामने आते जाएंगे और उस पर बहस होगी और जनता अपनी राय बनाएगी, तो ये उत्तर प्रदेश के सामने जो समस्याएं हैं, इस सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है, उसमें ये विषय कहीं चर्चा में भी नहीं रहेगा और ना ही इसका कोई दलित वर्ग के ऊपर असर पड़ने वाला है। जी शकील साहब, सबसे ज्यादा प्रचार अगर हाथी का किसने किया तो राहुल गांधी ने किया। वो हर बार ये कहते रहे कि हाथी पैसा खा गया, हाथी, अब चुनाव आयोग ने हाथी को ढक दिया और हाथी सिंबल है। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने हाथी को एक दलितों का सिंबल बनाने की कोशिश की है, आपको क्या लगता है इसका कहीं असर होगा? नहीं, देखिए, ये चुनाव आयोग ने फैसला किया था। चुनाव आयोग के फैसले गलत हुआ सही हुआ, इस पर चुनाव आयोग ही राय देने के लिए कॉम्पिटेंट है। लेकिन ये बात सही है कि एकाक महीना पहले ये फैसला हुआ था और अभी भी जो पहले फेज का चुनाव है वो लगभग 15 दिन बाकी है। 8 तारीख को मेरे ख्याल से पहला फेज होने वाला है, क्योंकि जो 3 को होने वाला था वो आगे बढ़ गया, 4 को होने वाला था वो आगे बढ़ गया है। तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे नहीं रह जाएंगे। मुद्दे रह जाएंगे जो भ्रष्टाचार है, जो राहुल जी ने जो बात की कि हमारा दिल्ली से जो भारत सरकार पैसे भेजती है वो हाथी खा जाता है, और हाथी के बहाने एक तरह से जो वहाँ बैठे हुए सरकार में लोग हैं, 4-4 पूरे देश का पैसा 2G स्पेक्ट्रम में और कॉमनवेल्थ गेम में आप खा गए, उसका भी तो जिक्र कीजिए थोड़ा बहुत। बीच में आप मत बोलिए, आपका जब नहीं, आप बोल रहे हैं, नहीं, आप सुदीन, वो अपनी बात पूरी कर ले तो फिर आप कहिए। आप बीच में बोलिएगा तो मेरी आवाज आपकी आवाज से ज्यादा भारी है। मालूम है, आप लोग बहुत इस तरह की आवाज रखते हैं। बोलिएगा, मुझको अपने समय में बोलने दीजिए कि जो भ्रष्टाचार का मामला वहां उठा है और जो वहां में जो करप्शन है, जो वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जो विकास नहीं हुआ है, इस पर लोग ज्यादा ध्यान देंगे और उन मुद्दे पे होगा। मूर्तियों को ढकने का और हाथियों को ढकने का मामला बहुत पीछे छूट जाएगा। अब सुदीन जी बड़े साफ साफ वो कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार है वो एक बड़ा इशू उत्तर प्रदेश के चुनाव में बनेगा और जिसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि इस समय विकास पर, जैसा इन्होंने कहा, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सबसे ज्यादा अपराधीकरण मुलायम सिंह जी के शासन में होता है, ये उत्तर प्रदेश के जनता जानती है, इसलिए पिछली बार उन्होंने इनको हराया। और जहां तक विकास का सवाल है, हमारी पार्टी की सरकार ने जितना विकास उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में किया है, इस समय दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है और देश की भी आर्थिक मंदी में बुरी हालत है, पर उत्तर प्रदेश में 8% GDP देकर बहन मायावती जी के नेतृत्व ने यह साबित किया है कि उत्तर प्रदेश को शाही साहब दो बातें सुदीन भदौरिया कह रहे हैं BSP की तरफ से कि एक तो उन्होंने विकास किया है और दूसरा अब मुलायम सिंह की जब सरकार बनती है तो उसमें माफिया को, बाहुबलियों को, क्रिमिनल्स को बल मिलता है। देखिए, इन किस मुंह से कह रहे हैं, इन छलनी जिसमें 100 छेद, वो इस तरह की बात करे। आज सारे अखबार भरे पड़े हैं, आज सारा देश में हाहाकार है कि आपके यहाँ NHRM घोटाले में आपने 4 लोगों का रहस्यमय, आपका भी आया है ना रहस्यमय। जरा अब मेरी बात सुन लीजिए, अब आप बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। अब आप नाम ले लेंगे, सब हो जाएगा। आपके हर सवाल का जवाब है मेरे पास, ठीक है, इसलिए बात बोलने दिया कीजिए। आप हर एक आदमी को डिस्टर्ब करते हैं, ये तरीका नहीं है। मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं, आप ऐसी बात करेंगे तो अपनी बात कहने का मुझे भी बोलिए, आप बोलिए, आप हक रखिए अपना। जी आप बोलिए शाही साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि आपके यहाँ 4 अफसरों का हत्या हुई है, उस हत्या को लेकर कहीं किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ और आप आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। दूसरी बात, ये विकास की बात करते हैं, GDP की बात करते हैं, GDP की बात न करें। उत्तर प्रदेश में इतना बुरा हाल है, एक पैसे का इन्वेस्टमेंट पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, एक कोई इंडस्ट्री नहीं आई है, एक कोई फैक्ट्री नहीं आई है। आप जमीन माफिया आप बन गए। आपने नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में जमीनें बेचकर पैसा कमाया, गरीब किसान का जमीन छीनकर आपने
50 गुने दाम पे ज्यादा बेचा, उनसे पैसा कमाया। इतने घोटाले हैं इनके, अभी तो घोटालों का सिलसिला शुरू हुआ है। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यही इसी नोएडा में जिसमें हम बैठे हुए हैं इस वक्त, इसमें सैकड़ों घोटाले निकल कर आएंगे जो इनके निकल कर आएंगे। तो इसलिए इस तरह की बात ना करें। इनका यहाँ ना जीडीपी है ना ग्रोथ, और यूपी की जनता इसको देख रही है और इसीलिए यूपी की जनता इनको नकार रही है। यूपी में लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के साथ विकास चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक मायावती की सरकार बैठी है सिवाय लूट के कुछ नहीं होगा। ये एक माफिया बन चुका है सिस्टमैटिक लूटने का। देखिए, शाहिद सिद्दीकी साहब ने जो बात कही उसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। ये बात सही है, सभी अखबारों में आ रहा है कि ददुआ के बेटे को इन्होंने टिकट दिया, गुड्डू पंडित को इन्होंने टिकट दिया। गुड्डू पंडित जब तक आपके यहाँ था, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, आपके यहाँ जब तक दूध का खुला था वो बम फेंक, गुड्डू पंडित आपके यहाँ था, आपने लोकसभा का टिकट दिया था। ऐसे अपराधियों को आपने टिकट देके ये साबित कर दिया है कि आप उत्तर प्रदेश में पुनः वही 2004 से आधे से ज्यादा पहले का जो राज्य उत्तर प्रदेश की जनता लाएगी। मुझे लगता है कि अपराधियों को टिकट अगर उन्होंने दिया है तो उतने ही टिकट इनकी पार्टी ने भी दिया है, उसमें दोनों लोग बराबर हैं। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं है। शायद भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है इसलिए छोटे छोटे, कभी हाथी पर मामला आता है, कभी महापुरुषों पर मामला आ रहा है। भ्रष्टाचार मुद्दा बन सकता था, लेकिन जब कांग्रेस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाती है तो वो खुद कटघरे में नजर आती है। उत्तर प्रदेश में मायावती के मुद्दों के भ्रष्टाचार को मुद्दा राहुल गांधी बनाने की कोशिश करते हैं, पर जब वो बनाने की कोशिश करते हैं तो वो खुद कटघरे में आते हैं, क्योंकि उनके प्रकाश, अभी एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस विषय पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल। और एक बड़ा सवाल, आज मुलायम सिंह यादव ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि जब जब बीजेपी किसी तरह से पावर में आती है तो सांप्रदायिकता को भड़काती है, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाती है। सरासर झूठ है। रिकॉर्ड ये दिखाता है कि जब जब बीजेपी सत्ता में आती है मैं सबसे ज्यादा महफूज रहती है, क्योंकि ये इतिहास है और ये लोगों ने देखा है। और इसलिए आज कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे के अभाव में ये इस तरह की बात करते हैं। मुद्दा वहां दो है। एक तो लोगों ने मुलायम का जंगल राज देखा है, गुंडा राज देखा है, और उसकी वो भनक भी नहीं चाहते। महिलाएं बिल्कुल नहीं चाहेगी कि पुनः मुलायम का राज आए, तो 5 साल पहले जो संकट था वो आएगा। और बहन मायावती का जो राज चल रहा है उसको तो कुराज ही कहना चाहिए, क्योंकि उसमें न नीतिमत्ता है, पूरा भ्रष्टाचार है और पूरी लूट खसोट है। तो इसलिए ये भी नहीं वापस आने वाले हैं। 10 साल बीजेपी ने भी वह राज किया है, लोग उसको याद कर रहे हैं और उसको वापस लाने की बात लाल के इसलिए लोग कर रहे हैं और इसलिए आपको चौंकाने वाले लेकिन जो ओपिनियन पोल है उसमें तो कहीं रेस में ही नहीं है। आज मैंने बीजेपी के नेताओं के बयान पढ़े, एक नेता कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री हो सकती है, दूसरा कह रहा है मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूं। एक कहावत है ना, सूत ना कपास, आपस में लट्ठम लट्ठा। नहीं, लट्ठम लट्ठा नहीं है, ये बात साफ है। जैसे मैंने कहा, बीजेपी सत्ता में प्रमुख भूमिका इसलिए निभाएगी क्योंकि ये आज लोग वापस चाहते हैं कि वो 10 राज और हमारे 4 मुख्यमंत्री, पहले कल्याण सिंह थे, फिर राजनाथ जी थे, राम प्रकाश जी थे, और तो ये सारे मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से सफल रहे और अच्छा काम किया, तो इसका एक लोग याद कर रहे हैं कि ये होने चाहिए। देखिए, आप सब जितने लोग हैं, शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, सुदीप भदौरिया हैं, शकील अहमद साहब हैं, आप सबकी राय महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हम इस पर चर्चा करें, इससे पहले जो बाकी हिस्से हैं उत्तर प्रदेश, उनकी एक बार तस्वीर देख लें, क्या ओपिनियन पोल कहता है, और फिर हम आपकी राय इन इश्यूज पर जानेंगे। बिल्कुल, हम बचे हुए जितने भी हिस्से हैं उनके ऊपर भी जल्दी से एक निगाह डाल लेते हैं। हमने अभी तक आपको पूर्वांचल की खबर दिखाई, और पूर्वांचल में लगभग कांटे की टक्कर, लेकिन सबसे ज़्यादा स्विंग और पॉजिटिव फायदा आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को हुआ है। लेकिन रुहेलखंड में यहाँ पर बीएसपी का फिगर 16 और मुलायम सिंह का फिगर 17, एकदम कांटे की टक्कर यहां पर भी चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस 8-8 सीटों के साथ में तीसरे पोजीशन पे टाइड हैं। तो 52 सीटें रुहेलखंड की हैं। यहां पर भी दरअसल सीधा और बड़ा मुकाबला 2 प्रमुख पार्टियां एसपी और बीएसपी के बीच में ही दिखाई दे रहा है। तो दो जो आपने एरियाज बताए, दोनों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी करीब है। और अब
रुहेलखंड की बात हम बात कर चुके हैं, हम बुंदेलखंड चलते हैं। बुंदेलखंड जो है वो कांग्रेस के राहुल गांधी के सामने बहुत बड़ा हिस्सा माना गया था, बहुत बड़ा कैंपेन चलाया, लेकिन ये हिस्सा एक तरह से मायावती के हाथ में है। 25 सीटों में सबसे ज्यादा 11 सीटें इस समय मायावती के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। 7 सीटों पे हमारे सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और दरअसल कांग्रेस का फिगर बहुत ही नीचे है। 3 सीटों पे कांग्रेस और 3 सीटों पे ही बीजेपी एक तरह से बराबरी की लड़ाई तीसरे नंबर की चल रही है, लेकिन मायावती बुंदेलखंड में काफी आगे हैं बाकी सभी पार्टियों से। बुंदेलखंड के बाद में हम बाकी रीजन्स भी देख ही लेते हैं। हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की, अब हम चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। एक निगाह हरित प्रदेश पे भी डालेंगे और अवध पे भी डालेंगे, दोनों ही एरिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरित प्रदेश में 76 सीटें हैं और बड़ी क्लियर एक लीड यहां पे बीएसपी के खाते में है। दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन 14 सीटें, और यहां हम बता दें कि 14 में से बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल आरएलडी का है, जो कि बहुतायत में इस 14 में से आरएलडी के खाते की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में केवल 9 सीटें अभी फिलहाल दिख रही हैं। ये अभी तक का जो हमारा ओपिनियन पोल है उसके आंकड़े हैं। और अंत में हम देखेंगे बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो प्रदेश का क्षेत्र है, उप प्रदेश आप कह लें एक तरह से, वो है अवध। अवध में सबसे ज्यादा 136 सीटें हैं और ये वो इलाका है जहां पर फिर से एसपी बीएसपी की सीधे कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी यहां पर एक लीड बना रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा सीटें आने की उम्मीद है। 20 सीटें कांग्रेस ला सकती है। अवध में ही रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, तीनों ही चीजें अवध के हिस्से में आती हैं और बेनी प्रसाद वर्मा के हिस्से भी वहीं पर आते हैं। बीजेपी के खाते में केवल 15 सीटें अवध में से आ रही हैं, यानी एक बाइपोलर कंटेस्ट लगभग हर जगह पे दिखाई दे रहा है एसपी बीएसपी के बीच में। और कहीं ना कहीं ये कंटेस्ट जो है और भी ज्यादा बाइपोलर होता दिख रहा है, क्योंकि पहले के आप जो ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट की बात करें, आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन दोनों में, लेकिन हम जब मायावती जी के भाषण सुनते हैं उनका पूरा हमला कांग्रेस पर है। ऐसी सिचुएशन में हेमंत जी आपकी राय क्या है? क्यों मायावती का पूरा कैंपेन कांग्रेस पर केंद्रित है जबकि वो कांग्रेस रेस में नहीं है? रजत जी, उत्तर प्रदेश की लड़ाई में कांग्रेस है नहीं और मायावती और बहुजन समाज पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमले करके उसको केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ इसलिए कि ये मुकाबला 4 कॉर्नर्ड हो। और 4 कॉर्नर्ड मुकाबले में जिस पार्टी के पास कमिटेड वोट होते हैं, जिस पार्टी के पास 25% भी कमिटेड वोट हैं, वो सीटें आसानी से जीत जाएंगी। मायावती की सफलता और बहुजन समाज पार्टी की सफलता का शायद एकमात्र ये वजह है कि उत्तर प्रदेश में चौकोना मुकाबला होने जा रहा है और उस चौकोने मुकाबले में उनके पास दलित और उस जाति की बिरादरी के वोट हैं जिसके कैंडिडेट दिए गए। यही उनकी सफलता का राज है और इसी वजह से ये पार्टी नंबर 1 बनी हुई है वहाँ पे। शाहिद साहब, समाजवादी पार्टी के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि वो अब कांग्रेस पर उस तेजी से हमला नहीं कर रही जिस तेजी से मायावती कांग्रेस पर हमला कर रही है। तो क्या कोई मिली भगत है कहीं? नहीं, मायावती तो इसलिए हमला कर रही है कि मायावती कांग्रेस को आर्टिफिशियली ऑक्सीजन दे रही हैं ताकि वो मुकाबले पर आए और हमारे वोटों को काटे। हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस चौथे नंबर पर है, इसलिए हमारी लड़ाई नंबर 1 तो बीएसपी से है, नंबर 2 हमारी लड़ाई बीजेपी से है। और आप देखेंगे, जैसा आपने पंजाब में देखा, जैसे आपने उत्तराखंड में देखा, कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती है, लोग जो हैं बदलाव वाली पार्टी के साथ जाते हैं, विकल्प वाली पार्टी के साथ जाते हैं। तो आज आपको शायद कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि अवध में भी और उत्तरांचल में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सारी जगह पर हमारी स्थिति जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा इंप्रूव करती चली जाएगी। 7 फेज हैं, 7 फेजों में हम इंप्रूव करेंगे और हमारी स्थिति बहुत बेहतर निकल के आएगी, क्योंकि यही ट्रेंड होता है। शुरू में क्या होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपना बराबर का लेके चलती है, वो मजबूती के साथ, लेकिन जैसे जैसे बदलाव का लोगों को लगता है कि विकल्प कौन, विकल्प बीजेपी नहीं है, लोग देख रहे हैं, विकल्प कांग्रेस नहीं है, लोग देख रहे हैं। लालजी टंडन शायद कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं आपकी बात पर। मैं क्योंकि जा रहा हूं इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करके कि हम विकल्प के रूप में उभरेंगे बहुत शक्ति के साथ, और आप देखेंगे कि ये विकल्प लोग जो है, वोटर जो है वो विकल्प चाहता है। आप शाहिद साहब जाएं, इससे पहले एक बार लालजी टंडन का रिएक्शन सुन लीजिए, वो आपकी बात पर क्या कहना चाहते हैं। रिएक्शन मेरा भी सुन के जाते तो अच्छा रहता। अच्छा, जरूर सुनेंगे दोनों का रिएक्शन भाई, मुझे पहुंचना है। आप टंडन साहब, आप जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके इस ओपिनियन पोल के बारे में मुझे कोई थैंक यू टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ये 3 बार आपने किया और तीनों बार एक वेरिएशन दिखाई दिया। सब जगह, तीनों जगह अब तक जवाब बता रहे हैं। चौथा होगा कि जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन अपनी पीक पर होगा तो एक दूसरी शक्ल सामने आएगी। और अंतिम जो है, जिसे एग्जिट पोल कहते थे, जो अब प्रकाशित नहीं किया जा सकता, वो एग्जिट पोल में ये जब ओपिनियन पोल में तो लोगों की राय होती है, ये राय आखिर तक बदलती रहती है। और जिस वक्त हम वोट डालने जाते हैं तो क्या करके आते हैं, वो जो है वो असली पोल है। मुझे ये बिल्कुल भी संभव नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बारे में जितना ज्यादा लोग सोच रहे हैं वैसी स्थिति है। लालजी टंडन, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर हमने लोगों की राय ली। सिर्फ ये नहीं कि वो किसको वोट देंगे। जैसे एक बड़ा सवाल है उमा भारती का। भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को प्रोजेक्ट किया, वो मैदान में उतरी, उनको मध्य प्रदेश से लाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। कुछ लोग उन्हें आउटसाइडर कह रहे हैं, कुछ लोग उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कह रहे हैं। और हमने जनता से पूछा कि क्या उनके इस मैदान में उतरने से कोई असर पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हमने सवाल भी पूछा और यह भी जानने की कोशिश की बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की रेटिंग क्या है। केवल बीजेपी के पास में जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो कहां पे हैं और उनकी पहली पसंद में कौन कहां खड़ा है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो है, उमा भारती ऑलरेडी 32% लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी का मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, उनके लिए पसंद है। 22% पे राजनाथ सिंह है, 6% पे कलराज मिश्र, लालजी टंडन 7% पे, और बाकी 33% लोगों ने अन्य या पता नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर उमा भारती का कैंडिडेचर देना था तो उसके लिए बीजेपी ने काफी देर कर दी। एक बहुत बड़ा रजत जी, दरअसल एक जिसे कहें गलत फहमी भी शायद बीजेपी के अंदर स्ट्रेटेजिस्ट को रही कि उमा भारती को लोध नेता की तरफ पेश किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में दरअसल उमा भारती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अगर कहीं पर है तो वो अपर कास्ट जो मतदाता हैं उनके बीच में है। यशवंत, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो बड़ी लड़ाई है वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, जो आपका ओपिनियन पोल भी कह रहा है। हम दर्शकों को बताएं कि पूरी तस्वीर क्या है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, लेकिन पूरी तस्वीर क्या सामने आएगी ये आपको दिखाएंगे। और सुधींद्र रिएक्ट करना चाहते हैं जो कुछ आपने कहा उसके ऊपर, इनकी राय सुनेंगे। लालजी टंडन से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। ब्रेक पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाई। हम आपको उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर दिखाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ कुछ मेहमान हैं स्टूडियो में, ऐसे मेहमान जिनकी राय उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी के सुदीन भदौरिया हमारे साथ में हैं। कांग्रेस पार्टी के शकील अहमद महामंत्री हैं, हमारे साथ हैं। लालजी टंडन भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ में हैं। और अभी अभी हमारे साथ कांग्रेस की नेता रीटा बहुगुणा ने हमें ज्वाइन किया। रीटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखाई, हम आपको एक फाइनल तस्वीर दिखाएं। इससे पहले मैंने आपसे वादा किया था आपको मौका देंगे आप सवाल का जवाब देने का। शाहिद सिद्दीकी का कहना यह था कि मायावती बार बार कांग्रेस का नाम इसलिए ले रही हैं कि मुसलमान वोटों को बांटा जा सके, जिस पर अब जवाब देना चाहते हैं सुदीन भदौरिया। देखिए, उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के नतीजों को भी देखिए और इस समय जो वर्तमान में चुनाव हो रहा है उसको भी देखिए। देखिए, हम किसी के न वोट को बांटना चाहते हैं, न हम किसी के वोट को जबरदस्ती अपनी ओर ले आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति एकदम साफ है। जहां तक मुस्लिम मतदाता का सवाल है, उत्तर प्रदेश में 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने बल पर 30 मुस्लिम विधायकों को चुनवाया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टियां जिसमें आरएलडी वगैरह है, इन्होंने मिलकर कुल मिलाके 26 विधायक चुनवाए। इस बार भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा के चुनाव में सबसे अधिक सीटें 85 सीटें दी हैं। इतनी सीटें मुलायम सिंह ने नहीं दी हैं। दूसरी चीज ये, अगर आप देखेंगे
मुलायम सिंह जी हमेशा बात तो मुस्लिम की करते हैं, पर जिन सीटों पर जहां पर ये अपने वोट के जरिए जिता सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेटों को, लोकसभा में भी और विधानसभा, कभी भी ये मैनपुरी में, एटा में, फिरोजाबाद में, आजमगढ़ के अंदर, बदायूं में, संभल में, ये कभी भी मुस्लिम कैंडिडेट को वहां पर नहीं लड़ाते हैं, और जबकि लड़ाते थे तब भी एक आध वापस हम लोग देखिए ऐसा है, हम लोगों ने सबसे ज्यादा हिफाजत किया और सबसे ज्यादा हक भी दिया है मुस्लिम मतदाताओं को। इसलिए हम बांटना नहीं चाहते, हम चाहते हैं उनको उनका हक मिले और जो हम हक देने की कोशिश करते हैं। आपको पूरा मौका मैंने दिया अपनी बात कहने का। रीटा जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक देने का काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने किया, उनको चुनाव जिताने का काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने किया। चुनाव में टिकट देना एक बात होती है और मुसलमानों को उनका हक देना दूसरी बात होती है। मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने मुसलमानों के महबूदी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए क्या किया। आप देखिए, जो 15 निकायत कार्यक्रम में जो स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था, शिक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कुछ नहीं किया गया। यहां तक कि जो MCD, माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दिल्ली से यूपीए गवर्नमेंट ने पैसा दिया, वो पैसा कभी कभी तो अनयूटिलाइज वापस चला गया या डाइवर्ट हो गया। अन्यथा एक काम और किया मायावती सरकार ने, MCD के नाम पे जो पैसा आया कि माइनॉरिटी एरियाज में काम हो, माइनॉरिटी एरिया में उसका काम नहीं हुआ। वो काम उस जगह पर हुआ जहां हमारी मुख्यमंत्री सोचती थी कि उनका वोट बैंक पक्का रहे। तो मुख्यमंत्री जी ने बेईमानी की है। उर्दू के टीचर्स रखने का वादा क्या नहीं किया। मौलवी में उर्दू डंडे खाते रहे, लाठी खाते रहे। उनको हाईकोर्ट का जजमेंट था कि उनको नौकरी पे रखा जाए। 6000 मौलवी में उर्दू सड़क पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये क्या बात करते हैं। इन्होंने अकलियत के लिए मुसलमान बुनकरों का कर्ज माफ कर सकते थे। बिजली का कितना खर्च था? मुश्किल से 250 करोड़। 250 करोड़ खर्च नहीं कर सके। 2 करोड़ 2 करोड़ की मूर्तियां बना दी, 700 करोड़ रुपए पार्क में लगा दिए। देखिए, कहने में और करने में बहुत अंतर है। हमने मुसलमान विधायक दिया, उन विधायकों की आवाज कहां थी? कभी आपने किसी मुस्लिम विधायक को मुस्लिम के इश्यूज पे सुनते हुए, बोलते हुए देखा? और सबसे बड़ी बात, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हिंदू को बनाया और उसकी कमेटी के मेंबर्स में अकलियत नहीं थी, ज्यादा हिंदूज या नॉन मुस्लिम थे। तो देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता। आप बताइए कितने आपने कहा, किस तरह से लोगों को कि बेहतरी के लिए आपने क्या किया? रीता जी हाँ, रीटा जी पूछ रहे हैं आपसे कि आप बताइए आपने क्या किया। बताना चाहता हूं रीता जी को कि हमने लखनऊ शहर में जहां ये चुनाव लड़ रही हैं रीता जी, वहीं पर मान्यवर काशीराम विश्वविद्यालय अरबी, फारसी, उर्दू के लिए बना है, जिसको 200 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों को हम लोगों ने ग्रांट दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो उर्दू एकेडमी का सवाल हो, चाहे वो बुनकर का सवाल हो, चाहे वो मुस्लिम जो बच्चियां हैं उनके लिए विशेष हमने स्कॉलरशिप्स, फ्री में साइकिल और वो तमाम हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिससे मुस्लिम समाज की बहबूदी हो सके, तरक्की हो सके, हिफाजत हो सके और उनको उनका हक मिल सके। जी बहुत बड़ा अंतर है जी। मैं केवल एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जो अंतर आ गया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मुझे बहुत खुशी है कि अगर मुस्लिम मतदाताओं को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बात हो रही है तो दरअसल मुस्लिम मतदाताओं के हितों को लेकर बात हो रही है, बीजेपी के डर की बात नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा अंतर है। 10 साल पहले जो 2002 के चुनाव हुए थे उनमें और आज में यह अंतर हो गया है कि बीजेपी दरअसल सत्ता की रेस के एक तरह से बाहर हो गई है और पहले बीजेपी का डर दिखा के सारी पार्टियां आपकी बात पर प्रकाश जावड़ेकर रिएक्ट करना चाहते हैं। प्रकाश जावड़ेकर आपकी बात सुन। जी हाँ प्रकाश जी। नहीं, ये सच्चाई है कि मुसलमानों की जो खस्ता हालत है वो कांग्रेस के 50 साल की नीतियों का एक परिणाम है देश भर में। और उत्तर प्रदेश में मुलायम की पार्टी और मायावती की पार्टी ने दोनों ने खूब जमकर उपयोग किया मुसलमानों का, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया, झुंझुने दिखाए और इसलिए ये सब बोल रहे हैं। लेकिन आज हालात जो है वो दक्षिण भारत में मुसलमानों की हालत हिंदुओं की शिक्षा में एक समान है लगभग सभी राज्यों में, और जो उत्तर प्रदेश की हालत है वो माली हालत खस्ता इसलिए है कि ये बिल्कुल ही
केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। प्रकाश जी, आप बड़ी सुविधा से ये बात कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटों के लिए आपको तो कुछ जरूरत नहीं, आप कुछ भी कर लें, वो वोट तो आपको शायद नहीं मिलने वाले हैं। मैं इस सवाल पर आपका रिएक्शन होगा, लेकिन नहीं कर रहे मुझे समाज 100, मैं वही बता रहा हूं, 120 करोड़ समाज जो है वो इस देश का समाज है, और 120 करोड़ लोग एक समान है, और यही मानते हैं कि हर एक का हम विकास होना चाहिए, और इसलिए हम प्रयास करते हैं, और इसलिए उसमें हिंदू भी आते, मुसलमान भी आते, सिख भी आते, ईसाई भी आते, पारसी भी आते। प्रकाश जी, इस बात को लेकर दो सवाल है मेरे पास में, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है अभी। मैं ब्रेक के बाद आपके पास वापस लौटूंगा और इन दोनों सवालों पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। और दर्शकों से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की फाइनल तस्वीर हम आपको थोड़ी देर बाद में दिखाएंगे। हम आपको ब्रेक के बाद ये बताएंगे उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी बहुमत हासिल कर सकती है। वेलकम बैक। हम दिखा रहे हैं 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। हम बात कर रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश की। एक बड़ा सवाल लोगों के सामने है, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, बीएसपी की या समाजवादी पार्टी की। बड़ा सवाल यह भी है, क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। बड़ा सवाल यह भी कि अगर बीएसपी या समाजवादी पार्टी के पास में इनफ सीटें नहीं आई तो वो किसकी मदद लेगी, बीजेपी की मदद बीएसपी को मिलेगी या फिर कांग्रेस की मदद समाजवादी पार्टी को मिलेगी। ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता रीटा बहुगुणा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश जावड़ेकर हैं और बहुजन समाज पार्टी के सुदीन भदौरिया हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हेमंत शर्मा एक्सपर्ट हैं, उत्तर प्रदेश को नस नस को जानते हैं, और यशवंत देशमुख सी वोटर के प्रमुख जिन्होंने ये सर्वे किया है हमारे साथ में है। और यशवंत, अब आपकी बारी है, उत्तर प्रदेश की एक फाइनल तस्वीर हम लोगों को दिखाएं। जी, उत्तर प्रदेश में बीएसपी, जैसा हमारे पिछले तीनों सर्वे में हमको दिख रहा था, जबरदस्त नुकसान हुआ है वोटों का, लेकिन सीटों का, लेकिन तब भी नंबर 1 की पार्टी अभी भी बीएसपी बन के दिखाई दे रही है। 139 से 147 सीटें बीएसपी के खाते में फिलहाल आज की तारीख में जाती हुई दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे बहुत क्लोजली चल रही है, 134 से 142, बीजेपी के खाते में 44 से 52, कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन के खाते में 52 से 60 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में 14 से 22। यानी कांग्रेस को वोट के लिहाज से सबसे ज्यादा लाभ अगर उत्तर प्रदेश में किसी को हो रहा है तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हो रहा है। लेकिन अभी भी वोटों के लिहाज से बीएसपी सबसे बड़ी पार्टी है, सीटों के लिहाज से बीएसपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। तो बड़ा सवाल यह है कि इतने कांग्रेस को वोटों का परसेंटेज ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उसकी सीटें उतनी बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब रीटा जी, ये तो सही है कि बहुत मेहनत की है कांग्रेस के लोगों ने, ये बात सही है कि राहुल गांधी ने बहुत कैंपेन किया है, आप भी बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन वोट बढ़ रहे हैं, 7% वोट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन सीटें उस हिसाब से बढ़ती नजर नहीं आ रही। देखिए, अभी तो पहले चक्र का नॉमिनेशन समाप्त हुआ है, और अभी जो 2 महीने पहले आप लोग कहते थे कि हमको 22 सीट भी मिलना मुश्किल होगा, आज आप हमारे गठबंधन को 60 बोल रहे हैं, हमें 21-22% मत आप हमारे गठबंधन को दे रहे हैं। आप देखिएगा, जैसे जैसे चुनाव आएगा बढ़ता जाएगा, पहला चक्र पूरा होगा, उसके बाद आपके सर्वेक्षण में अंतर आएगा। बुंदेलखंड में आप जो दिखा रहे हैं वो संभव ही नहीं है। हम बुंदेलखंड हो, पूरब हो, मध्य हो, हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, और खासतौर से पश्चिम में। तो मैं ये समझती हूँ इट इज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट। अभी आप थोड़ा सा इंतजार करें। कांग्रेस ने बहुत संघर्ष किया है, हम नहीं कह रहे हमारे लिए सरल है, लेकिन हम फिर कहते हैं कि काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आएंगे इस बार। कांग्रेस लोग विकल्प चाह रहे हैं। अब 3 टेस्टेड पार्टीज हो चुकी हैं, बार बार उनकी सरकारें बन चुकी हैं, कांग्रेस की ओर लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी ने होप दी है, उन्होंने एक इतना जबरदस्त भ्रमण किया है, और लाखों लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, युवा, महिलाएं, किसान। तो मैं समझती हूं कि मैं इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देती। एग्जिट आपका जो ओपिनियन पोल है, ये जाहिर है आपका मत बदलेगा। ये सिर्फ ओपिनियन पोल है, सिर्फ एक अंदाजा है। प्रकाश जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कैंपेन किया है उसका असर उत्तर प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है? लोकतंत्र में हर एक को कैंपेन का अधिकार है, और बिहार में भी उन्होंने ताबड़तोड़ और बहुत जोर से कैंपेन किया था, और मीडिया ने कहा था ये नीतीश वर्सेस राहुल हो रहा है। क्या हुआ अपने को पता है।
जहां जहां वो गए वो सीट हारे, जहां नहीं गए वैसे 4 सीटें जीते। तो इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं होता है, वो कैंपेन करे, उनकी व्यक्ति के लिए हमें कोई विरोध, हम नहीं बात कर रहे, लेकिन पार्टी का इकबाल खत्म हुआ है और वो मुद्दा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सबका विश्वास खोया है। पहले दलित भी उनके साथ होते थे, मुसलमान भी होते थे। देखिए कुछ भी हो, उत्तर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया। देखिए प्रकाश जी, कुछ भी हो, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कम से कम एक नेता को प्रोजेक्ट किया है। बहुजन समाज पार्टी के पास एक नेता है, समाजवादी पार्टी के पास एक नेता है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में यह है, जैसे बाकी प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है? नहीं, ऐसा किसने कहा आपको? हमारे पास राजनाथ जी है, हमारे पास कलराज जी है और बिल्कुल जोर से एक इलेक्शन के प्रभारी। अगर इतने सारे नेता थे तो बाहर से उमा भारती को लाने की जरूरत क्या थी? नहीं, बाहर से ये क्या बात करते हम? बाहर माने कहा, वो विदेश से आए क्या? वो देश एक है, कोई भी कहीं भी जाके बच सकता है, तो कोई भी कहीं जाके ऑल इंडिया लीडर होता है, वही तो दूसरी जगह जाके लड़ सकता है। और उसने तो कब कहा कि मैं मुख्यमंत्री की सुदीन कुछ? देखिए, अभी आपने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर प्रस्तुत की है, तो मैं ये बतला दूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर आप देखें तो 1991 से लेकर 2007 तक जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर और सीट शेयर दोनों लगातार इस तरह से हमारा ग्राफ ऊपर उठता चला गया है। और 2007 के चुनाव आते आते हमको पूर्ण बहुमत मिल गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक कहावत आज सब लोग हर गांव में कह रहे हैं कि देखिए, मैं यशवंत से कहता हूं कि जो स्विंग है वोट परसेंटेज का, वो एक बार दिखा दें, तब फिर मैं आपकी बात देखूंगा कि क्या आपका वोट बढ़ रहा है या कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है या बीजेपी का वोट। लोकसभा चुनाव जो हमारा सर्वे है उसके हिसाब से स्विंग किस तरफ है? एक खाली वाक्य मैं कहूंगा, उत्तर प्रदेश के हर गांव में अब ये कह रहे हैं लोग, आधे में अधघर और बाकी में सब घर। बहुजन समाज पार्टी आधे घर में है और बाकी ये जो सारी पार्टियां हैं आधे घर में। तो हमको वैसे ही 50% से ज्यादा अधिक अफसोस। लेकिन अभी हिम्मत ने कहा कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें तो आपकी पार्टी का वोट परसेंटेज घटा और अभी भी घटता ही हुआ दिख रहा है, भले ही 26% के साथ कौन होगा उसके लिए होगा। मुख्यमंत्री में देख लेते हैं 26% हमारे सर्वे में बीएसपी को वोट मिल रहे हैं, 27% माफ कीजिएगा, 26% समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को 18% और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 20%, जिसमें से 4% जो हैं दरअसल आरएलडी के खाते के हैं, 16% कांग्रेस के खाते में है। एक तो अंतर यह है कि बहुत साफ कि कांग्रेस के लिए स्विंग बड़ा दिख रहा है। इसके पहले हमेशा कांग्रेस लोकसभा में ऊपर जाती थी और विधानसभा में मुंह के बल नीचे आ जाती थी। इस बार कहीं ना कहीं वोट शेयर कांग्रेस का, कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि 7% वोटों का फायदा हो रहा है, 7% वोटों का फायदा हो रहा है। समाजवादी पार्टी को भी 1% वोट का फायदा हो रहा है। लेकिन बीएसपी ऐसा लगता है कि 27%, कितना भी हो जाए 27% से नीचे अभी भी उसका आंकड़ा आ नहीं रहा है। -3% का वोटों का नुकसान हो रहा है बीएसपी को पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले में। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी एक चीज माननी पड़ेगी कि दलित मतदाताओं का जो सॉलिड बेस है वो बीएसपी के साथ में न केवल अभी भी है बल्कि और ज्यादा गैल्वेनाइज्ड हुआ है। मुस्लिम मतदाताओं को लेकर जो बात मैं रजत जी पिछले ब्रेक के पहले कह रहा था, इस बार पहला ये चुनाव है पिछले 20 सालों में जब मुस्लिम मतदाताओं के सामने भाजपा का हवा नहीं है। अब मुस्लिम मतदाता दरअसल बहुत क्लियर कट डेवलपमेंट के एजेंडे पे, अपने लीडरशिप के एजेंडे के ऊपर वोट दे रहे हैं, इसलिए वोट वो बटे हुए हैं। एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि कांग्रेस को 7% वोट ज्यादा मिल रहा है लेकिन उसकी सीटें उतनी नहीं बढ़ रही हैं। आपने कहा कि 1% वोट बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, लेकिन ये इसको हम समझना चाहेंगे कि 1% वोट बढ़ने से समाजवादी पार्टी की सीटें इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी एक ब्रेक मुझे लेना है और ब्रेक के बाद इस सवाल पर आपकी राय देखेंगे और हम आपको बताएंगे मणिपुर और गोवा में भी ओपिनियन पोल क्या कहता है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, दोनों राज्यों की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बैक हम आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों का ओपिनियन पोल। ब्रेक से पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर दिखाई और तस्वीर इस तरह की बन रही है, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की रीटा बहुगुणा है। रीटा जी, एक ये तस्वीर जरूर सामने आ रही है कि
कोई एक पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी, समाजवादी पार्टी हो या, बल्कि तस्वीर यहां तक सामने आ रही है कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बनाना चाहें या बीएसपी और कांग्रेस मिलकर बनाना चाहें तो भी सरकार बनती नजर नहीं आ रही। देखिए, मैं समझती हूँ कोएलिशन ये प्रदेश नहीं चाहता। ये प्रदेश एक साफ सुथरी अच्छी सरकार चाहता है। और अगर उन्होंने सपा को रिजेक्ट किया, बसपा को रिजेक्ट किया, उससे पहले बीजेपी को रिजेक्ट किया और बीजेपी को रिजेक्ट किया तो 10 साल 15 साल से ज्यादा हो गए, तो अब वो जो ऑल्टरनेटिव चाह रहे हैं वो बेटर ऑल्टरनेटिव चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वचन दे रही है कि भाई हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, तो अगर उन्हीं लोगों को साथ लेंगे जो डिस्क्रेडिटेड हैं तो हम और डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। तो हमारी पार्टी की ओपिनियन है कि अगर हम खुद अपनी गवर्नमेंट बना सकें तो हमको बनाना चाहिए, अन्यथा विपक्ष में बैठना चाहिए। हेमंत जी, आप आज कुछ की कहना तारीख में ये हमारा फर्म व्यू है। रजत जी, ये जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ रहा है यशवंत देशमुख के सर्वे में, इससे साफ है कि सरकार के खिलाफ गुस्सा तो है बहुजन समाज पार्टी के, पर सरकार विरोधी जो रुझान है, एंटी इनकम्बेंसी, उसका कोई एक दल फायदा नहीं उठा पा रहा है। जैसा कि अभी रीता जी ने कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस और बीजेपी मुझे लगता है कि ये 2014 की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी पोस्ट पोल सिनेरियो में अपनी कोई भूमिका तलाश रही है, वो भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मोटी बात यही है कि पिछले 3 ओपिनियन पोल में एक ही बात बार बार सामने आई कि उत्तर प्रदेश में कोई एक पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी, त्रिशंकु विधानसभा होगी। ये ओपिनियन पोल, ये अंदाजा कहता है। और हमारे पास वक्त कम है, क्विकली गोवा पर एक नजर डालते हैं कि गोवा में किसकी सरकार बन सकती है। एंटी इनकम्बेंट सेंटीमेंट गोवा में दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पे, और जो हमारा ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर बन रहा है। हालांकि गोवा की डेमोग्राफी कुछ ऐसी फंसी हुई है कि वहां पर बीजेपी जो मुख्य पार्टी है अपोजिशन, वो 16 से 18 पे ही जाके अटक रही है। वो अपने आप सरकार बनाने की स्थिति में वहां पर आ पाएगी, इसमें संदेह है। कांग्रेस 13 से 15 और एनसीपी जो कांग्रेस की एलाई है उस 1 से 3, अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें जाएंगी और यही अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि सरकार किसकी बनेगी। तो यहां भी त्रिशंकु सरकार बनेगी और ये जो अन्य है ये, और मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर भी मणिपुर में भी बहुत ही क्लियरली एंटी इनकम्बेंट एक सेंटीमेंट बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इस समय कांग्रेस 19 से 23 सीटें लगभग पा सकती है, बीजेपी के खाते में 2 से 5, और एमपीपी जो गठबंधन पूरा एक सिला है अब नया, उससे 14 से 18 तक शायद फिगर जाए। लेकिन अन्य में जो 18 से 22 आप फिगर देख रहे हैं, दरअसल इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन एक ही आया है कि नागालैंड की जो रूलिंग पार्टी है एनपीएफ, वो पहली बार मणिपुर में चुनाव लड़ने जा रही है और उसका बहुत खासा इंपैक्ट इस बार दिख सकता है। ये पहली बार वहां के चुनावी इतिहास में हो रहा है कि नागालैंड की पार्टी, और हम सब जानते हैं कि 1 दर्जन सीटें हैं जो कि नागा बहुल सीटें हैं मणिपुर में, और मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस बार सरकार बनाने की कवायद में। यशवंत, ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर 30 तारीख को पोलिंग हो जाएगी। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जिस पर हम बाद में और भी ओपिनियन पोल कर सकते हैं। रीटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जब बाद में ओपिनियन पोल करेंगे तो शायद आपकी राय और ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आपका कहना है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा कांग्रेस और आगे बढ़ती जाएगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि जब आप अगली बार आपसे बात हो तो शायद यशवंत आपकी कुछ ज्यादा सीटें दिखाएं। और बड़ा मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपने ब्रेक से पहले रजत जी सवाल पूछा था कि कांग्रेस के पक्ष में 7% स्विंग है तो भी सीटों में इतना बड़ा क्यों नहीं अंतर पड़ रहा है। दरअसल चौतरफा मुकाबले में अगर आप 2007 के चुनाव देखें तो समाजवादी पार्टी 25% वोटों के साथ में 100 सीट पे अटकी और बीएसपी 30% के ऊपर 200 का फिगर क्रॉस कर गई। दरअसल 25% का थ्रेशोल्ड है। चौतरफा जब बंटवारा होता है वोटों का, जब तक आप 25% का थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस करते तब तक 100 के ऊपर सीटें क्रॉस करना खासा मुश्किल होता है। और जैसे ही आप 25% के ऊपर का फिगर क्रॉस करना शुरू करते हैं तो 1-1% के ऊपर आपको ऑलमोस्ट 20 से 25 सीटें टपकनी शुरू होती हैं और 30% वोट टच करते करते आप बहुमत पा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी उस थ्रेशोल्ड से काफी पीछे है, बीजेपी उस 25% के थ्रेशोल्ड से काफी पीछे है। हाँ रीटा जी, अब जरूर 25 के ऊपर जाएंगे। 9 से आप 17 पर पहुंची हैं वैसे भी नहीं, अगर 25 तक पहुंच जाए तो शायद है 25 पाएगा। जी, हम इंतजार करते हैं अगले ओपिनियन पोल का क्या कहते हैं। और दर्शकों से हम यही कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल हमने आपको दिखा, ये सिर्फ अंदाजा है और यूपी के इस ओपिनियन पोल का अंदाजा यह है कि यहां किसी पार्टी की अपनी सरकार कम से कम आज की तारीख में नहीं बन सकती। खास बात यह है कि अगर 2 पार्टियां मिल जाएं
कांग्रेस समाजवादी से मिल जाए, मदद करने की कोशिश करे तो भी सरकार नहीं बनेगी। बीएसपी अगर बीजेपी से हाथ मिला ले तो भी सरकार नहीं बन सकती। असल में क्या होगा ये तो 6 मार्च को पता चलेगा। पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के वोटर से हमारी ये अपील है कि वोट देने जरूर जाएं। चुनाव के दिन छुट्टी मानकर घर पर न बैठें, ताकि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि 10 से 20% वोट पाकर लोग चुनाव जीत जाते हैं। यह आपका हक है, यह लोकतंत्र की जरूरत है। आप अपना मुख्यमंत्री अपने आप बनाएं, वोट देने जरूर जाएं।